चलो देखो, आपका हेडिंग होगा अ स्प्रिंग फोर्स, अ स्प्रिंग फोर्स। सुनेंगे, ये है हेलिकल स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग पे अभी हम किसी भी तरीका कोई फोर्स नहीं लगा रहे, कोई फोर्स नहीं लगा रहे। फोर्स कितना अप्लाई किया है? 0। किसी तरीका कोई फोर्स हमने अप्लाई नहीं किया है। अगर आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया है, उस केस में ये जो लेंथ होगा, इस लेंथ को बोलते हैं नेचुरल लेंथ। क्या बोलते हैं? नेचुरल लेंथ। अभी जो स्प्रिंग की लेंथ है, विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, दिस लेंथ इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। L इज इक्वल टू नेचुरल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे, ये थोड़े एक्सटेंड हो गए, ऐसा हो गया, राइट। इस बार मैंने फोर्स अप्लाई किया है, मीन्स F इज नॉट इक्वल टू 0। 0 इधर भी होगा सेम ही, F इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ है, 0 नहीं है, कुछ है, चाहे जो भी फोर्स हो, बट 0 नहीं है। अब ये जो लेंथ है, ये पहले जो भी लेंथ था, इस वाले लेंथ से इंक्रीज हो जाएगा। सोचो x, x को बोलेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ अ स्प्रिंग। क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ से जो चेंज आया है, उसको क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन। ये चेंज एलोंगेशन का हो सकता है, और ये चेंज कंप्रेशन का भी हो सकता है। हो सकता है ऐसा होता, हम अगर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा देते तो क्या होता, यह स्प्रिंग ऐसा हो जाता। हाँ, ऐसे फोर्स लगाया हमने, ये भी F 0 नहीं है, कुछ है। 0 कैसे होगा? 0 से कैसे कंप्रेस करेंगे? कुछ तो है, 0 नहीं है। अब ये जो लेंथ आया है, पहले से सोचो x कम हो गया है। पहले से एज्यूम करो कि x कम हो गया है, अब ये लेंथ बचा। क्लियर है ना? पहले जितना भी रहा होगा उससे x कम हो गया है, पहले जितना था उसमें x बढ़ गया था, हमने x को कंप्रेस कर दिया, तो अब जो लेंथ बचेगा वो L माइनस एक्स होगा। सुनेंगे ध्यान से, इधर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करें या एलोंगेट करें, दोनों ही केसेस में आपको फोर्स लगाना पड़ता है, और स्प्रिंग आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अगर आप इसको एलोंगेट करने की कोशिश करेंगे, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो आपके अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होगा। आपने राइट फोर्स लगाया है, तो स्प्रिंग का फोर्स होगा लेफ्ट की तरफ। यहां से भी क्या चाह रहा है? वापस चले जाए, क्योंकि जैसे आप छोड़ोगे ये वापस आ जाएगा, अपने नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगा। इसलिए फोर्स लगाता है अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट, और इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या ट्राई कर रहा है कि अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर करे। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या था? L। ये चाह रहा है कि अपने L लेंथ को ही मेंटेन रखें। आप उसके लेंथ को बढ़ाना चाह रहे थे, तो स्प्रिंग आपके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इस केस में बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? हाँ, ऐसा होना चाहिए। एम आई क्लियर? ये हो गया स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन, यहां से ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? राइट। एक और चीज, स्प्रिंग की लेंथ आप जितना चेंज करोगे, फोर्स उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्स उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसमें हम एक पढ़ते हैं हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ,
जो स्प्रिंग फोर्स होगा प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन, ऐसा बोल सकते हैं, या नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमेशा इन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगा। ये राइट डिस्प्लेस हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट होगा, अगर लेफ्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स राइट होगा। इस हमेशा की तो कोई बात ही नहीं होती। एक क्वेश्चन में आपने जूम कर लिया कि राइट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, दूसरे में आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं आधे क्वेश्चन किए हैं तो आधे के लिए पॉजिटिव और आधे के लिए नेगेटिव, तो गड़बड़ हो जाएगा, अदरवाइज फिर ठीक है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और माइनस साइन भी आ जाएगा, माइनस साइन डायरेक्शन के लिए है ना। के को क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका कोई यूनिट बता दें, ऐसा यूनिट, ये फोर्स है, दिस इज लेंथ, सो ऐसा यूनिट ऑफ के इज न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एक और चीज, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि के ज्यादा है या कम है, इससे हम क्या समझते हैं, सिंपल, अगर स्प्रिंग को कंप्रेस या एलोंगेट करना आसान है, बोले तो स्प्रिंग को डिफॉर्म करना अगर आसान है, इजी है डिफॉर्म करना, इजीली डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म में दोनों आ गया, कंप्रेशन भी और एलोंगेशन भी। ये एलोंगेशन है और ये क्या है, कंप्रेशन। दो स्प्रिंग हमने लिए, ये स्प्रिंग नंबर 1, इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, और दूसरा स्प्रिंग है बच्चे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। अगर मैं बोलता हूं कि दिस स्प्रिंग इट इज इजी टू डिफॉर्म, सुना ध्यान से, एंड इट इज comparatively difficult to deform, it is somewhat difficult to deform, which is easy to deform means स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम है, डिफिकल्ट टू डिफॉर्म स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कंपेरेटिवली ज्यादा है। जो स्प्रिंग इजिली डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म में दोनों चीजें, इधर कंप्रेशन हो या एलोंगेशन हो, अगर इजिली डिफॉर्म हो रहा है इट मींस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम है, और इट इज डिफिकल्ट टू डिफॉर्म मींस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। समझ आया? तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, हम इसका मीनिंग भी समझ गए। जो स्प्रिंग कंपेरेटिवली हमें लगे कि ज्यादा डिफिकल्ट है डिफॉर्म करना, हम बोलेंगे उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट हाई होगा, और जो इजीली डिफॉर्म हो रहा है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। दूसरी चीज कि स्प्रिंग फोर्स होगा कितना डिपेंड करता है कि ये कितना डिफॉर्म हुआ है। जितना ज्यादा एलोंगेशन या कंप्रेशन होगा स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू भी उतना ज्यादा होगा। नेगेटिव साइन ओनली फॉर डायरेक्शन, राइट। तो हम लोग इतना नोट करें, ये सारी चीजें अब आप नोट कीजिए, बनाइए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, एसी में रब कर देना, नोट कर लो। तो हम लोग ये समझ गए हैं कि व्हाट इज नेचुरल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ का मीनिंग क्या है कि स्प्रिंग पे अभी कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, उस टाइम पे जो भी उसका लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। चलिए दूसरी बात,
अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो देखो ये है फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और यह डिस्प्लेसमेंट। आपने क्या देखा, अगर फोर्स पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ऐसा ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स ऐसा। ये पहले बना दिया था, राइट। अब ये वाला जो ग्राफ ये दिख रहा है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ, ऐसा ग्राफ। यह स्प्रिंग फोर्स, यह डिफॉर्मेशन, पॉजिटिव एक्स, ये है नेगेटिव एक्स, राइट। बनाओ। ग्राफ फोर्स और एक्स के बीच में, ठीक है। एक क्वेश्चन है, दिस इज द स्प्रिंग, हाँ, फोर्स इज इक्वल टू 0। अभी इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, एंड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 20 सेंटीमीटर। अब इसका जो लेंथ हो गया है, दिस लेंथ इज नाउ, एक फोर्स अप्लाई किया गया है, एंड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L is equal to, now this length is 22 centimeter. A spring constant is given as 100 Newton per centimeter. Find F. F की वैल्यू क्या होगा, कितना फोर्स अप्लाई किया गया होगा, ये आपको बताना है। अगर स्प्रिंग की लेंथ 20 से 22 सेंटीमीटर हो जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताइए ये फोर्स कितना होगा। सोल्व करो और बताओ। देखिए अब इसका आंसर लिख रहे हैं हम लोग, इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली, अगर मैं स्प्रिंग फोर्स की बात करूंगा तो ऐसे लिखूंगा -kx, और अप्लाइड फोर्स स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं कि F कितना है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स के बराबर ही मैग्नीट्यूड का होता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो आप इसको kx लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कोई एक निकालते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ K की वैल्यू कितनी, 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर। देखो जिसको यूनिट में दिक्कत आ रही थी जरा देखना, x कितना है, मेरे से पूछा जाए इस बार x कितना है, ये रहा बेटा l कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, और ये l प्लस x इन दोनों का सम है 22 सेंटीमीटर। l की वैल्यू 20 रखोगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। मैं लिख सकता हूं यहां पे x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू बेटा यहां रखो 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, आंसर इज -200 न्यूटन, और अप्लाइड फोर्स कितना हुआ तो बोल देंगे 200 न्यूटन। इज इट क्लियर, आसान है। yes, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के क्लियर कर लेना है कि व्हाट इज डिफॉर्मेशन, नेचुरल लेंथ से कितना लेंथ चेंज हुआ है, वो x है। एक्चुअली पहले 20 था, अब 22 हो गया स्ट्रेच करने के बाद लेंथ, तो कितना लेंथ इंक्रीज हुआ है, इट इज 2 सेंटीमीटर। सो स्प्रिंग फोर्स विल बी K इंटू 2 सेंटीमीटर। क्लियर, आंसर आ गया 200 न्यूटन। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, राइट। चलिए इसको रख कर दे, और हेडिंग लिखिए
वर्क डन ड्यू टू अ स्प्रिंग फोर्स। हेडिंग इज work done due to a spring force। ठीक है, अब जरा देखना, स्प्रिंग है एंड दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। अभी कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है और कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, सो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। क्लियर इतनी बात? अब मैंने किसी बच्चे को बोला कि जरा इसको खींचो थोड़ा, थोड़ा सा ये स्ट्रेच हो गया, ज्यादा नहीं, ऐसा। अब इसकी जो लेंथ है, पहले तो L था, अब इस L से X और इंक्रीज हो गया। अब अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगना शुरू हो गया है, दिस इज अ स्प्रिंग फोर्स, है ना? स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? तो आप बोलेंगे -kx होगा। माइनस, अगर x राइट है तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट होगा, इसलिए माइनस है। ओके, एक और चीज, अब यहां ध्यान देना, ये थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दिया गया है। मैं लिख रहा हूं कंप्लीटली, ये L था, X और बढ़ा दिया था अभी एक फोर्स लगाने से, थोड़ा सा और स्ट्रेच किया, बहुत ही स्मॉल है, लेकिन मैं दिखाने के लिए थोड़ा इतना स्ट्रेच कर रहा हूं। अब इस टाइम पे जो फोर्स लग रहा है, जाओ, इस टाइम पे जो फोर्स लग रहा है, बढ़िया से जाना, इस टाइम पे जो फोर्स है पहले वाले से थोड़ा ज्यादा होगा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि सर डिफॉर्मेशन बढ़ गया है, डिफॉर्मेशन, तो फोर्स भी थोड़ा बढ़ जाएगा, ज्यादा होगा। इस वाले केस में यहां का फोर्स और इस वाले फोर्स, इन दोनों में डिफरेंस है, हाँ या ना? बट सुनेंगे, F इज इक्वल टू kx, या स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो -kx, और दूसरे वाले केस में जो थोड़ा और एक्सटेंड करने के बाद मिला है, दैट इज -kx प्लस dx, हाँ या ना? बेटा इमेजिन करो कि ये बहुत ही स्मॉल है, dx टेंड्स टू 0, ये बहुत ही स्मॉल है, तो हम क्या ही बोल सकते हैं कि सर Fs और F' भी लगभग बराबर होगा। अगर इसमें चेंज बहुत स्मॉल हुआ है तो ये फोर्स में भी बहुत ही स्मॉल चेंज होगा, जितना इमेजिन कर पा रहे उससे भी कम चेंज हुआ हो, तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर जितना यहां फोर्स लग रहा है पहले वाले केस में, उतना ही सर ये दूसरे वाले केस में भी फोर्स लग रहा होगा, लगभग। थोड़े से तो मैथमेटिकली चेंज है, बट बहुत ही माइन्यूट चेंज होगा। एक्चुअली एक तो अपने पास कॉन्सेप्ट भी है कि अगर फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क डन निकालने का तरीका क्या है, इंटीग्रेट करके निकालते हैं। फर्स्टली वी शुड कैलकुलेट द वर्क डन ड्यू टू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूं, मिटा दो इसको। अब मैं ये लिख रहा हूं, वी अज्यूम दैट
assume that for a small displacement dx, for a small displacement dx, force remains same. Fs इज इक्वल टू माइनस जो kx पहले लग रहा था, ठीक है, Fs इक्वल टू माइनस kx रिमेन्स अनचेंज्ड, या रिमेन्स कांस्टेंट बोल सकते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा हम सोच रहे हैं कि x में बहुत कम चेंज आया है, तो यही फोर्स, जितना फोर्स अभी लग रहा है, यहां पे जितना फोर्स लग रहा था, लगभग यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट में भी फोर्स कांस्टेंट रहा। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, सो वर्क डन ड्यू टू a spring force for a small displacement dx is, आप मुझे बताना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एफ एस जो भी था स्प्रिंग फोर्स और dx लिख सकता हूं? हाँ सर लिख दीजिए, क्योंकि ये फोर्स अगर कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट dx हुआ है, तो कितना होगा, एफ एस डॉट dx। बोलो क्यों? अरे वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, वर्क डन यही होता है ना। अब लिखो एफ एस की वैल्यू कितना, माइनस के एक्स और dx, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन होगा बेटा माइनस के एक्स dx, हाँ या ना, एग्री? अब हम चाह रहे हैं कि एक गिवन डिफॉर्मेशन के लिए वर्क डन क्या होगा। ये तो स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए हमने निकाल लिए कि माइनस के एक्स डीएक्स होगा, बट फॉर अ गिवन डिफॉर्मेशन, जैसे बोला जाए कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, सुनो ध्यान से, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ बेटा 20 सेंटीमीटर था, लेट, और स्प्रिंग को इनिशियली एक्स इनिशियल है 2 सेंटीमीटर और फाइनली डिफॉर्म किया गया है 5 सेंटीमीटर तक, मींस स्प्रिंग की लेंथ ओरिजिनल प्लस डिफॉर्मेशन 22 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक हो गया है। ये जब भी होता है तो ओरिजिनल से पहले 2 सेंटीमीटर ज्यादा था और अब ओरिजिनल से 5 सेंटीमीटर ज्यादा तक हमने कर दिए, तब कितना वर्क हुआ ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। तो वैसे केस के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। अब मैं लिखने जा रहा हूं वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स for the deformation of from x initial to x final। क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट कर लेंगे, ये डी डब्ल्यू था, स्मॉल वर्क डन लिख सकते हैं इसको, तो इंटीग्रेट करेंगे माइनस के एक्स डी एक्स, लिमिट एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। अब हो गया आपका काम, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, इंटीग्रेट करेंगे इतना आएगा, और बेटा ये माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट लगाना है एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये इसका पार्ट है नहीं, मैं एग्जांपल बताया था। और आगे जरा देखो, इसी को मैं आगे लिख रहा हूं यहां पे कि वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स मेरे से पूछा जाएगा, तो मेरे पास आंसर है माइनस के बाय 2 एक्स फाइनल का स्क्वायर बच्चे माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन ड्यू टू अ स्प्रिंग फोर्स। किसी को परेशानी है तो बताए, नहीं तो एक न्यूमेरिकल मैं इस पे करूंगा।
चीजें भी समझ आई। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया होता कि ओरिजिनल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और स्प्रिंग को जब ये 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच था वहां से 5 सेंटीमीटर स्ट्रेचिंग तक मैंने उसको खींचा, तो व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, तो ये फार्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर? अभी नोट कीजिए, फिर एक बार और देखते हैं। नोट करो। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ये कैसे निकालेंगे? आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन में क्या था? नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अ स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, so negative of work done due to a spring force is called potential energy. So we can calculate very easily from here what is the potential energy. तो आंसर है negative of work done due to a spring force. आप फिर से डिराइव कर लेना, मेरे लिए बस आसान है, मैं यहीं से लिख दूंगा। आपको अगर क्वेश्चन में आता है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ स्प्रिंग का डेरिवेशन करके दिखाओ कितना होगा, तो आपको ये सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। और यहां आने के बाद इसके बाद का क्या स्टेप होगा मैं इधर लिख रहा हूं, राइट। इतना करने के बाद अगर हेडिंग है डिराइव पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ स्प्रिंग, तो ये पूरे प्रोसेस करेंगे। उसके बाद फाइनली क्या लिखेंगे? इसके बाद क्या लिखेंगे? पहले ये पूरा प्रोसेस होगा, फिर लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू, अब आप मुझे देख करके बताओ, पहले माइनस साइन, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स क्या है? बोलो, माइनस ऑफ के बाय 2 एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। आंसर हो गया फाइनली, यहां लिख रहा हूं के बाय 2 एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ स्प्रिंग इफ अ स्प्रिंग इज बीइंग स्ट्रेच्ड फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, so this amount of energy is being stored in the form of potential energy of spring. क्लियर है? yes, तो आपके लिए पूरी बातें हैं, बट आप भी यहीं से एक्सटेंड करके लिख सकते हो, बता रहा हूं। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन है कि आपको स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बताना है। सुनेंगे क्वेश्चन बच्चे? क्वेश्चन ये रहा, इफ नेचुरल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग इज 20 सेंटीमीटर, ये एल से लिखा हूं तो क्या ये नेचुरल लेंथ, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम 22 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर, 22 से 25 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया जाता है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इफ के इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर? यही क्वेश्चन है। हाँ, ये सुन लो फिर से। स्प्रिंग की लेंथ जब 22 सेंटीमीटर था टोटल लेंथ, वहां से टोटल लेंथ 25 तक स्ट्रेच किया गया। स्ट्रेचिंग कहां से हमने शुरू किए हैं देख लो। स्ट्रेचिंग जब हमने शुरू किया है तो उस टाइम पे ऑलरेडी इसका लेंथ कितना था? 22 सेंटीमीटर। और हमने कहां तक स्ट्रेच किया है? जब इसका लेंथ कितना हो जाए, अब इसकी लेंथ हो गई है 25 सेंटीमीटर। हमने यहां से स्ट्रेचिंग स्टार्ट किया था और यहां तक स्ट्रेच किया है। आपको बताना है कि ये 22 से 25 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच होने में कितना
पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, क्लियर है? 1050 पता नहीं, देखते और सब लोग कीजिए, फिर चेक करते हैं आंसर। 7050 आ रहा है। नेक्स्ट देखो, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो इस केस में मुझे बताओ, फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल है के हाफ ऑफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स। अब इतना तो हम लोग समझ ही गए हैं, के की वैल्यू 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर ना, तो 2 यहां पर सेंटीमीटर भी रहेगा, राइट। और एक्स फाइनल, हाँ बहुत अच्छा, किसने बोले 5, समझ गए। 5 क्या, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और बच्चे ये अब आएगा आंसर 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर, और ये 25 स्क्वायर माइनस 4 कितना, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, कितना बचा 1050 न्यूटन पर न्यूटन सेंटीमीटर, न्यूटन सेंटीमीटर। सुनो 1050 न्यूटन सेंट, और लिख देता हूं मीटर, क्या करेंगे 100 से डिवाइड, तो 10.5 न्यूटन मीटर, बोले तो 10.5 जूल, ऐसा यूनिट में लिखेंगे ना। हाँ। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, क्या करेंगे 100 से डिवाइड। अब फिर गलत हो जाएगा, ऐसा यूनिट में लिखना है, ना करे तो ये कोई चॉइस थोड़ी है। 10.5 जूल, ये हो गया आंसर, क्लियर।